हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका विज्ञान का पहला पाठ। पाठ का नाम है बच्चों भोजन, ये कहाँ से आता है। तो बच्चों जैसे पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भोजन भोजन बच्चों किस चीज़ के लिए कार्य करता है। भोजन हमारे शरीर को चलाता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार से किसी गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की, डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम पाठ में आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। आपने अपने घर में क्या खाया, आपके दोस्तों ने क्या खाया, और क्या आप एक दो दिन लगातार एक जैसा आहार लेते हैं। इन सब बातों का आप अपने आहार में सारणी बना करके इसका पता कर सकते हैं। तो प्रथम क्रियाकलाप देखिए बच्चों, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपने दोस्तों से मिलिए और उनसे उन्होंने क्या खाद्य पदार्थ खाए, और अगर वो दूसरे राज्यों से भी हैं तो वो किस प्रकार का भोजन खाते हैं, ये सब बातें आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसे अपनी नोटबुक में एक सारणी के रूप में यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बच्चों आप क्या करोगे, जानकारी प्राप्त कर उसे सूचीबद्ध कीजिए। देखिए अब इसमें जैसे आपकी बुक में दर्शाया हुआ है सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं, तो उसमें आप बनाओगे एक तरफ अपना नाम लिख सकते हो, अपने दोस्त का नाम लिखोगे, और दूसरी तरफ लिखोगे पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। हम अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किस से बनी हैं। अब हम कई प्रकार की चीज़ें खाते हैं अपने भोजन के अंदर। पके हुए चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो प्रकार के घटक होते हैं जिसकी हमें चावल बनाने में आवश्यकता होती है। क्या क्या चीज़ हुई बच्चों, ये एक चावल और दूसरा जल। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है, और कई भोजन ऐसे भी हैं जिन्हें तैयार करने में हमें कई प्रकार के अवयवों की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के घटकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे आपके घर में आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, अगर आपकी माँ ने आलू की सब्ज़ी बनाई है तो उसके साथ टमाटर भी डाल लेगी। उसमें उसको छोंक लगाने के लिए बच्चों उसमें क्या डालेगी, तेल, उसके साथ जीरा, फिर उसमें हल्दी, नमक, मिर्च और भी मसाले वो डाल सकती हैं। तो इस तरह से उसमें जो ये चीज़ें डलेंगी ये उसके अलग अलग घटक हो जाएंगे। क्रियाकलाप 2 में देखिए बच्चों, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। देखिए बच्चों, सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। एक तरफ है खाद्य पदार्थ, दूसरी तरफ उनको बनाने के लिए प्रयोग होने वाली कच्ची सामग्री। तो देखिए बच्चों, रोटी, चपाती, इसके लिए हमें कच्ची सामग्री क्या चाहिए बच्चों, आटा और जल। और दूसरी फिर खाद्य पदार्थ में आता है दाल, और उसके लिए कच्ची सामग्री बच्चों क्या क्या चाहिए, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाले। अब बच्चों आगे देखिए, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप में प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। तो कुछ जो खाद्य पदार्थ हैं वो ऐसे हैं जिनमें हम एक ही प्रकार के संघटकों का, यानी एक ही प्रकार के चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब घटक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत।
सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री है, जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a, यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधों से। जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर केले, सेब, आम और अनानास रखा हुआ है, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुए? पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी ना बच्चों, कि गेहूं हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और धान को कैसे करते हैं। इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है। तो गेहूं और चावल क्या है बच्चों? धान, ये सब क्या है? ये अनाज की श्रेणी में आते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इनकी 3 श्रेणियां हो गई ना बच्चों। पहला तो फल, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ और पौधों दोनों से प्राप्त होते हैं। दूसरा है अनाज, वो भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और तीसरा है दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा आदि, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। क्रियाकलाप 3 को देखिए। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। फल किस किस के स्रोत हैं बच्चों? अन्न के, सब्जी के तथा फल के। जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है? दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये दूध के उत्पाद हैं। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। खाद्य मद, कच्ची सामग्री और स्रोत देखिए बच्चों। एक तरफ है खाद्य, तो ये है इडली, और इसके लिए कच्ची सामग्री बच्चों क्या क्या चाहिए? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। और इसका स्रोत क्या है? कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब हमें पौधों से। फिर है चिकन करी, इसमें कच्ची सामग्री होगी चिकन मसाला, तेल या घी और जल। और ये किससे प्राप्त होते हैं? जंतु से। और तेल या घी हमें पौधों तथा जंतुओं से। इसी तरह खीर, और इसके लिए कच्ची सामग्री होगी दूध, चावल, चीनी। और ये प्राप्त किससे होते हैं बच्चों? हमें जंतु और पौधों से। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? जैसे हमने ऊपर आपको बताया था पाठ में कि बकरी, गाय और भैंस, इनसे हम दूध प्राप्त करते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से पशु हैं जिनसे हम दूध प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में बच्चों पौधे का कौन सा भाग खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है और जंतु उत्पाद, इसके विषय में हम पढ़ेंगे अब 1.3 में। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत हमारे भोजन का क्या है बच्चों? पौधे। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो कौन सा भाग है पौधे का जिसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में उसका प्रयोग करते हैं बच्चों? देखिए, कुछ पौधों हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक है। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके फलों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4, कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। जो सीताफल है उसको, उसकी पिट्ठी, उसके जो फूल होते हैं उनको बच्चों चावल की पिट्ठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाना बनाकर जो खाई जाती है वो बड़ी ही स्वादिष्ट होती हैं। आप भी अपने घर में अपनी माँ से ऐसा करवा सकते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं और कुछ
कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग भी हम खा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे साधारण रूप से आप ले लीजिए मूली है। मूली के हम पत्ते भी खाते हैं और उसकी जड़ भी खाते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? पहेली यहाँ जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। अब आगे देखिए आप क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब सारणी 1.4 को देखिए बच्चों, भोजन के रूप में पौधे के भाग। एक तरफ है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, यानी कि मुख्य स्रोत क्या है? पौधा। और दूसरी तरफ हमने जो सारणी बनाई उसमें क्या है? इसके संघटक यानी स्रोत। और तीसरे में है पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है, यानी कि उसका जो भाग है वो, जैसे बैंगन का भरता। और इसके घटक क्या क्या हुए बच्चों? बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। यानी बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? मिर्च मसाले भी चाहिए होंगे, तेल भी, अब वो चाहे किसी का भी हो सकता है, चाहे सरसों का हो, चाहे सोयाबीन का, चाहे मूंगफली का। और आगे फल, जो बैंगन है वो किसका रूप है? पौधे का फल का रूप है। और बीज, उसके अंदर बीज भी होते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों क्रियाकलाप 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यानी कि ये अंकुरण विधि है बच्चों। जैसे चने या मूंग को आप क्या करोगे? पहले उनको भिगो दोगे 1 दिन के लिए, फिर अगले दिन उनको निकाल कर किसी गीले कपड़े में लपेट दोगे तो उनके अंदर से सफ़ेद रंग के तंतु निकलेंगे। ये जो सफ़ेद रंग का जो इसमें से जो धागा सा जो निकला हुआ है बच्चों, ये क्या है? बीज का अंकुरण। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। यदि उनमें से ऐसा नहीं हुआ है, यानी अंकुरण आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उन्हें दोबारा से गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? और जिस दिन भी आपको छोटा वो अंकुर निकलता दिखाई दे, अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। तो आप उनको अच्छे ढंग से धो करके और खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए इन्हें एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। जैसे कई नाश्ते के अंदर इनका प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? अब बच्चों शहद के बारे में है कि शहद कहाँ से आता है। और आपने लगभग अमूमन सामान्यतः कहीं ना कहीं आपने ज़रूर मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। और उस छत्ते के आसपास मधुमक्खियाँ क्या करती रहती बच्चों? भिन भिनाती रहती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं। जब सरसों के फूल आए हुए होते हैं तो हम आमतौर पर अपने खेतों में देखते हैं कि उन पीले पीले फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ मंडराती रहती हैं। तो क्या करती हैं बच्चों? वे उन फूलों से उनका मीठा रस यानी उनका मकरंद इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। भंडारित करना मतलब बच्चों उसमें इकट्ठा करती हैं, अपने छत्ते के अंदर ले जा करके उसको इकट्ठा कर देती हैं। चित्र 1.7 फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। यानी कि इन्हें ये चीज़ें वर्ष के कुछ ही महीनों में प्राप्त होती हैं, इसलिए ये अपने छत्ते के अंदर इन मकरंद का क्या कर लेते बच्चों? भंडारण कर लेती हैं, यानी उन्हें इकट्ठा कर लेती हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग
करते हैं। और छत्तों में इस प्रकार मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का हम क्या करते हैं बच्चों, शहद के रूप में उपयोग। जंतु क्या खाते हैं? 1.4 क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? अब बच्चों देखिए, कुत्ता या बिल्ली ये तो क्या खाते हैं? दूध ले लेंगे, रोटी, या हमने कभी कभी देखा है बाहर ये मांस भी खा लेते हैं। लेकिन भैंस या बकरी ये क्या है बच्चों? ये शाकाहारी हैं। इन्हें हम क्या कहते, पौधों का भूसा या हरा चारा डाल सकते हैं। क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5 जंतु और उनका भोजन, जीव का नाम, और दूसरी तरफ खाया जाने वाला भोजन, जैसे भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा अनाज और छोटे कीट पतंगे। शेर बच्चों मांस ही खाता है, जैसे हिरण इत्यादि का शिकार करके खा लेता है। बाघ भी मांस खाता है, ये भी अपना शिकार करता है और उनको खाता है। मकड़ी छोटे कीट पतंगों को खाती है। छिपकली ये भी छोटे कीट पतंगों इत्यादि को खाती है, जैसे तितली वगैरह को। गाय यह पौधों की पत्तियों को, जैसे घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती इत्यादि खाती है। मनुष्य बच्चों दोनों प्रकार से खाता है, इसलिए इसको सर्वाहारी में भी ले लिया जाता है, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी। वह पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन को भी खाता है और जंतुओं के मांस को भी खाता है। तितली यह फूलों का मकरंद लेती है। कौवा यह छोटे कीट पतंगों को, मेंढक इत्यादि को, मेंढक चूहों को भी खा लेता है और अनाज भी खा लेता है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इनके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग वर्गों में लिखिए। जैसे गाय बच्चों, गाय शाकाहारी में है, शेर मांसाहारी में और कौवा सर्वाहारी में। इसी तरह से बिल्ली बच्चों सर्वाहारी में आएगी, चूहा भी सर्वाहारी में आएगा, बाघ मांसाहारी में आएगा, मकड़ी मांसाहारी में, छिपकली भी मांसाहारी में, मनुष्य सर्वाहारी में, तितली जो है वो शाकाहारी में। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।